बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं अली रज़ा लाल जी प्रोग्राम कम्युनिटी अपडेट के साथ इस वक्त एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा अहम प्रोग्राम है और अहम इस वजह से है कि आज हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई कि जिसके बाद मुलाकात के बाद हम आपके सामने से लाने से नहीं रोक सकते। नाज़रीन, ये वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान में रहे, कम्युनिटी का हिस्सा रहे, खोजा कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है और ना सिर्फ पाकिस्तान में इन्होंने नाम कमाया बल्कि इसके बाद जब ये ईरान चले गए, ईरान में जाने के बाद इन्होंने क्या किया, किस तरह से खुदा ने इनको मर्तबा अता किया और ये मर्तबा कैसे मिला, क्या मिला, मैं ये अपनी ज़बानी बताना नहीं चाहता। मैं आपको उस शख्सियत से डायरेक्टली मुलाकात करा देता हूँ। वो ख़ुद अपनी ज़बानी आपको बताएंगे कि किस तरह से मर्तबे मिलते हैं, किस तरह से मेहनतें होती हैं, किस तरह से सिस्टम बनते हैं, किस तरह से खुदा की मदद शामिल हाल होती है, किस तरह से मारिफतें मिलती हैं और किस तरह से दुनिया आपके कदमों में गिर जाती है। नाज़रीन, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आज तक किसी का भी नहीं दिया, तो यकीनन शख्सियत भी ख़ास और इंट्रोडक्शन भी ख़ास होना चाहिए था। हमारे साथ मौजूद हैं आग़ाए हुर्मत अली वज़ीरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुर्मत अली वज़ीरी साहब न सिर्फ़ खोजा कम्युनिटी से ताल्लुक़ बल्कि ईरान के अंदर इन्हें मिरेकल ऑफ कुरान के नाम से याद किया जाता है कि इस सदी के बेहतरीन कुरान पढ़ने वालों के नाम से इन्हें जाना जाता है। बाकी ये ख़ुद बताएंगे। हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले इनकी हिस्ट्री के बारे में इनसे मालूमात लेते हैं कि इनका पाकिस्तान में क्या था और फिर पाकिस्तान से बाहर ये जब गए तो क्या किया इन्होंने। आगा, सबसे पहले तो हम अपने स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और हमें खुशी हो रही है इस वक्त कि एक ऐसी शख्सियत जैसे दुनिया ने मिरेकल ऑफ कुरान कहा है, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। यकीनन उसकी बरकतें हमारे सिस्टम तक भी आएंगी। आगा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कराची से। माशाल्लाह आप कराची में रहे और कराची में ना सिर्फ रहे बल्कि मैं नाज़रीन एक और अजीब बात बता दूं कि कराची में तो रहे, वज़ीर मेंशन जाए पैदाइश कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनके वालिद साहब की थी और न सिर्फ इनके वालिद साहब की थी बल्कि वो यहाँ रहे और इन्होंने यहाँ पाकिस्तान के लिए क्या क्या काम किए वो भी मैं अब इनसे गुफ्तगू कर। अगर सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी का आगाज़ बताइए कि किस तरह से आपने लॉ की तालीम ली और क्या क्या मामलात आप आगे लेके चले थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंशाअल्लाह इस मजलिस का सवाब तमाम शुहदा इस्लाम, उलमाए किराम, मराजिन किराम, मुज्तहिदीन किराम, तमाम मरहूमीन, बिलखुसूस हमारे और आपके ख़ानदान के मरहूमीन को पहुँचे। जो बीमार उनकी शफ़ाए कूल हो, जो मुश्किलात में उनकी मुश्किलात हल हो। खुदा हमें तौफ़ीक़ दे के हम हाफ़िज़ान कुरान, मुहाफ़िज़ान कुरान, हामिलान कुरान, आमिलान कुरान, ख़ादिमान कुरान दुनिया और आखिरत में मशहूर हों। नाज़रीन, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल बहुत सादा किस्म का और बेसाख्ता गुफ्तगू करता हूँ। अगरचे ब्रदर ने कुछ बातें कही है, कुछ अखबारात में पढ़ कर दुआ करें कि खुदा हमें तौफ़ीक़ दे कि हम यहाँ तक पहुँच सकें। मैं फ़कत अपने आप को एक खादिम कुरान समझता हूँ। मेरिकल वगैरह ठीक है, ये आप लोग की नज़र जो भी या किसी और ने कहा होगा। मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि ये दुआ करें खुदा हमें खादिम कुरान में से रखें और ये तौफ़ीक़ दे के हम एक खादिम कुरान में से हों इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। जहाँ तक हमारी पास
ज़िंदगी का ताल्लुक़ है। एक्चुअली हमने कराची का खैरबाद खुदाफिज़ का तकरीबन 1986 के अंदर। मगर मैं सिर्फ आपके बाद कथा कलामी कर रहा हूँ। कराची के अंदर जब आप रहे तो माशाल्लाह आपको गवर्नर सिंध की जानिब से भी बाकायदा एजाज़ात मिले, कराची पुलिस की जानिब से भी आपको एजाज़ात मिले। वो क्या वाक़यात क्या थे, ज़रा सा बताइए ताकि नाजरीन को थोड़ा सा पता चले और फिर हम मज़ीद इस गुफ्तगू को आगे लेके चलें। मैं चाहते से कथा कलाम करता और उससे आगे बढ़ जाता मैं, लेकिन आप उसी पे जमे हुए हैं। चलिए, इस अंदाज से बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक लोगों में के आदमी को किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और किस तरह से अपने आप को इस दौर के अंदर की जो वाक़ई में एक फजूलियात चीज़ें लगी हुई है, खुदा ना खास्ता गंदी मूवीज़ और सीरीज़ और वीडियोज़ और गेम्स वगैरह, जिसमें हमारे जवान बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे, हमारे नौनिहाल अपने आप को ज़ाया करे, पूरी पूरी नस्लें ज़ाया हो रही है। बिल्कुल सही बात है। तो उस उन्वान से एक मशरे राग के उन्वान से मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगरचे कि शायद खुद नुमाई भी हो जाए, मैं खुदा से माज़रत के साथ कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट लेवल पे जो कुछ प्रोग्राम्स किए गए थे, ये बात है 1982 की बात है। खैर चलो, एक बात हम बता दो कि मेरी जो बर्थडे है वो अगस्त 9 है। ये एक अजीब बर्थडे मेरी है, मैंने इसको महसूस किया। और कभी बाज़ का मैं जब सोचता हूँ, मेरे घर वाले मुझसे सोचते तो वाकई में हम बड़े हैरान होते हैं। एक वाक़या हुआ था 9 अगस्त 1982 को। वाक़या ये हुआ था कि जो अभी आपने अर्ज़ किया कि वज़ीर मेंशन, चले थोड़ा सा मैं इस पर अगर इजाज़त मैं 2 जुमलों में इसको ख़त्म कर दूँ। एक्चुअली वज़ीर मेंशन, पहले तो ये सवाल है कि वज़ीर मेंशन को वज़ीर मेंशन क्यों बोलते हैं? जब कायदे पैदा हुए तो कायदे मेंशन बोलना चाहिए, जिना मेंशन बोलना चाहिए, मोहम्मदी जिना मेंशन बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। वज़ीर मेंशन क्यों? जब मेरे फादर 1947 में माइग्रेट किया इंडिया बॉम्बे से कराची, तो उन्होंने खारादर में एक मकान का सौदा किया। इससे पहले कि मैं ब्रैकेट में एक बात बताता चलूँ कि मेरे फादर ने जो खिदमत की हम उसको कभी नहीं बोल सकते हैं। अगर मौका लगा मैं उनकी खूबियाँ बाद में बताऊँगा कि जिसकी बिना पे हमें ये खुदा ने तौफीक़ात दी। पूना के अंदर जहाँ पर हमारे फादर की रहाइश थी, उनका अपना एक घर था, वहाँ 3 स्टोरी घर था। जब वो वहाँ से माइग्रेट हुए तो उन्होंने अपने घर को बेचा नहीं, उसको उन्होंने महफिल बनाकर वहाँ पर माइग्रेट कर गए, वहाँ से उन्होंने हिजरत कर ली और जो अभी तक वो चल रही है। और 1980 में मैं ख़ास तौर पे गया था वहाँ पर कि उनका कुछ एक उनके सारा सवाब के लिए प्रोग्राम करूँ, और मैंने किया माशाल्लाह। तो अतराफ़ के जो हिंदू बरदरान थे उन्होंने हमारा बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया और बड़ा अच्छी तरह से हमें उन्होंने खुश आमदीद कहा। जब ये 47 में मेरे फादर यहाँ पर तशरीफ़ लाए कराची के अंदर, उन्होंने एक मकान का सौदा किया। सौदा करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद पैसे जो है बाद में दूँगा। 2-3 दिन का वक्त तय हुआ था। इत्तेफाक से जब वो फादर उसके पास गए तो उन्होंने अपने पैसे जो बयाना दिया था उन्हें वापस लौटा दिए। कहते वो मैं किसी और को भेज दिया। मेरे अब्बा को बड़ा अजीब लगा कि मुझसे मामला किया। कहते कि बस मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन इससे हिंदू ने ईमानदारी की कि पैसे वापस कर दिए। मेरे वालिद साहब ने दूसरा घर ख़रीदा, वो भी खारद के एरिए के अंदर, क्योंकि खारद ज़माने में मशहूर था हमारे खोजा बिरादरी के अंदर। वहाँ भी ये मसला हो गया, कुछ दिन के बाद उन्हें किसी को ज़्यादा पैसे भेज दिया, लेकिन उसी पैसे वापस कर दिए। इसके बाद जो 3rd टाइम हुआ तो मेरे फादर को काफ़ी गुस्सा भी आया, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने जो उन्हें मकान ख़रीदा, तो अब इसका नाम मुझे शायद किताब में सर्टिफिकेट में लिखा हुआ मेरे जहन में नहीं आ रहा है। खैर मैं गलत नहीं बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये पैसे पकड़ो और मेरे अभी नाम पे कर दो, मुझे नहीं रखना नहीं है। तो खैर उनको पेमेंट की, नाम पे करवाया। वो ये बिल्डिंग थी कि जो अभी वज़ीर मेंशन का बात कर रहे थे। वो हिंदू जातियात ये कहा कि ए वज़ीर, ये घर तेरे को बरकत देगा, तेरा पूंजा इसमें पैदा हुआ था। मेरे फादर ने मजाक समझा, कुछ पता ही नहीं था। खैर खरीद के चले गए और बात ख़त्म हो गई।
ये बात है 1947 की। 1948 में कायद-ए-आज़म का इंतकाल हुआ 11 सितंबर 1948 को। अब कुछ फोटोग्राफर्स, अखबारी नुमाइंदे, हम तो घबरा गए, हमसे हमारे, मैं तो नहीं था उस वक्त, हमारे फादर मदर सब घबरा गए कि क्या हो रहा है। आपके घर की तरफ सब लोग आ गए। यहाँ फोटोग्राफी हो रही है। तो पता चला कि चूँकि ये कायद-ए-आज़म का इंतकाल हो गया तो वो उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं और ये घर यहाँ पर पैदा हुए थे वगैरह। तब जाके हमें हकीकत खुली कि वाकई में यहाँ कायद-ए-आज़म पैदा हुए थे। चलिए एक बात और बताते चलो कि आपको बड़ी एक अच्छा महसूस होगा, वो ये कि उस घर के अंदर मेरे एक भाई की विलादत हुई, उसी घर के अंदर। तो मेरे फादर ने उसका नाम रखा मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर। ओके। और उसी घर में एक बहन की विलादत हुई और मेरे अब्बू ने उसका नाम रखा फातिमा जिन्ना के ऊपर, जो अभी भी मौजूद है, खुदा उनको हयात दे इंशाल्लाह। तो जब उन्होंने फोटोग्राफी सब ली उन्होंने वगैरह, तो अब हमें यकीन हो गया कि वाकई में कि इसमें कोई मसला हुआ है। 1953 के अंदर खैर गुफ्तगू चलती रही, इसके अंदर मिर्ज़ा का ज़माना था और तय ये हुआ कि ये मकान हमसे वापस लिया जाए एज ए हिस्टोरिकल प्लेस। ओके। इन्होंने उसके अवज़ के अंदर हमें एक प्लॉट दिया ऐवान तिजारत रोड निकल रोड के ऊपर। ओके। 1500 गज़ का। अब मेरे अब्बा बिल्कुल सिंपल सादे थे। उस ज़माने में 1953 के अंदर वो एक जंगल की तरह बिल्कुल था, जिसके दरमियान एक 2-3 खंभे भी लगे हुए थे इलेक्ट्रिक के। इसको हटाने के लिए मेरे अब्बा को बहुत ज़्यादा लोहे के चने चबाने पड़े और कई खर्च करना पड़ा। जो टीम गुफ्तगू कर रही थी मेरे फादर के, उन्हें एक शर्त लगाई थी कि हम इसका नाम, जो आपने मेरे फादर का नाम था वज़ीर अली अलादीन पूनावाला, तो उन्होंने कहा था कि मेरे फादर का नाम रखा था वज़ीर मेंशन। तो इन्होंने शर्त लगाई थी कि हम इसका नाम चेंज करेंगे वज़ीर मेंशन से, हम खुद इसका नाम इंतखाब करेंगे। तो मेरे अब्बा ने कहा कि तुम्हारी जो मर्ज़ी, तुमने ले लिया, तुमको जो करना करें। लेकिन मेरे फादर की सादगी समझ लें या उनकी एक मासूमियत समझ लें कि जिस मासूमियत से उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारी जो मर्ज़ी करें, तो खुदा ने ये तौफीक दी कि न फ़कत उसका नाम चेंज नहीं किया, एक स्टेशन जो मेन स्टेशन है रेलवे स्टेशन वज़ीर मेंशन, उसका नाम इन्होंने वज़ीर मेंशन रखा। ओके। फिर जो एक प्लॉट हमें दिया गया था ऐवान तिजारत रोड के ऊपर निकल रोड के ऊपर, जी। मेरे फादर ने वहाँ बिल्डिंग बनाई, उसका नाम वज़ीर मेंशन रखा। ओके। तो ये इफ्तिखार है हमें ये कहने के अंदर के आप बड़े से बड़े शख्स के किसी भी नाम ले लें, 1 किलोमीटर के अंदर किसी के 3 नाम नहीं होंगे। सही बात। ये इफ्तिखार हमारे फादर को मिला कि जहाँ कायदे पैदा हुए हैं, जो स्टेशन है या खुद ये बिल्डिंग बनी है, वज़ीर मेंशन, तीनों एक ही नाम के साथ। बिल्कुल। तो ये उनकी एक इखलासना, जो उनकी एक काविश थी कि जिसको खुदा ने उनकी तौफीक अता की। ये तो मैंने कहानी सुनाई कि वज़ीर कैसे वजूद में आया और किस तरह ये सिलसिला हुआ। एक थोड़ी सी वो बात बताऊं कि शायद एक आपके लिए अजीब सा लगे। आप यकीनन कई लोगों ने जाकर उनका मुलाहिज़ा किया होगा कि एज ए अजायब घर, राइट, हिस्टोरिकल प्लेस, वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ जो हैं कायद-ए-आज़म की चीज़ें रखी हुई है कि जो उसकी इस्तेमाल शुदा, जैसे कुछ बर्तन हैं, कुछ फर्नीचर्स हैं, बेड्स हैं, सोफेज वगैरह हैं। मेरा सवाल हज़रा से एक ये है कि कायद-ए-आज़म का इंतकाल हुआ 48 के अंदर, उनकी पैदाइश हुई शायद 1800 समथिंग, मुझे बराबर याद नहीं है, मैं इसकी माज़रत चाहता हूँ कि मुझे शायद मुताबिक सही ये शायद 1876, आई डोंट नो, मेरे जहन में नहीं आ रहा इस वक्त, मैं गलत ना हो जाए। इतने साल तक कायदे-आज़म वहाँ नहीं रहे, तो ये सामान कहाँ से आया? सही बात है, क्वेश्चन मार्क है ना। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको बताऊँ, जब हंसोगे, जब मेरे फादर ने वो घर छोड़ा तो मेरा वालिद साहब को जो अपना ज़ाती इस्तेमाल का सामान था वो वहीं मौजूद था, वो सामान था ना, भाई घर था, हम रहते थे उसके अंदर। तो इन्होंने ये कहा कि आपकी मेहरबानी, ये सामान आप छोड़ दें। ठीक है। तो मेरे फादर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, उसके पैसे भी चार्ज नहीं किए,
वो छोड़ के चले गए। अब हम जब हम जाके देखते हैं तो भाई वो सामान कहते हैं कि कायदे के इस्तेमाल का कायदा, कोई बात नहीं, हमारे रहबर थे रहनुमा और भी हमारी नस्ल से ही थे, खोजा बिरादरी से, तो हमें खुशी भी, कोई बात नहीं इंशाल्लाह। तो खैर ये एक सिलसिला है कि वो सामान जो अक्सर, सब तो नहीं कहता हूँ कि अक्सर सामान जो है हमारे वालिद साहब के इस्तेमाल शुदा वाला सामान वो कायदे मंसूबा, ये हमारे लिए इफ्तिखार है। तो ये सिलसिला था कि कायदे पैदाइश का। अब आपने कहा कि ये जो किस्सा बना गवर्नर अब्बासी का या एसपी नियाज़ सिद्दीकी का वगैरह, ये वो जो मैंने कहा कि बिल्डिंग बनाई थी मेरे फादर ने वजी मेंशन, तो उसमें ऑफिस और शॉप्स हैं, दुकानें वगैरह। तो मेरे फादर के इंतकाल के बाद पहले मैंने बड़े भाई ने ज़हमत की, उन्होंने संभाला। जब मैं लॉ कर रहा था तो उसमें लाज़मी बात है कि कचहरी कोर्ट किसी काम चलता रहता है, तो मैं लॉ कर रहा था तो मैंने फिर उसको थोड़ा संभालने की कोशिश की। तो उस दौर की बात है कि एक दफ़ा मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे भाई ने मुझे बुलाया कि भाई यहाँ पर कुछ पैसे पड़े हुए, बड़े भाई मेरा थे दिलावर भाई। तो मैंने जब देखा तो अब क्या किया जाए, बहुत बड़ी अमाउंट लग रही थी हमें, थैले में थे, नहीं पता कितने हैं। मैंने फ़ौरी तो भी ये फ़ैसला किया कि मैं फ़ौरन गया मिठाधर पुलिस स्टेशन के अंदर, जो मेरे बहुत नज़दीक है, यानी बाई वॉक तकरीबन 5 मिनट का रास्ता समझ लें, बल्कि उससे भी कम 3-4 मिनट का रास्ता। मैं गया और वहाँ से मैंने हेड कांस्टेबल, उनका नाम होगा अखबार वगैरह के अंदर, मेरे ज़िम्मे नहीं है, उनको लेकर आया। पहले तो उनको यकीन ही नहीं आया, जब मैंने कहा तो वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे कि क्या तुम पैसे की बात मतलब वो कोई पैसे का बैग पड़ा हुआ था वहाँ पर? हाँ, पूरा थैला पड़ा था साइकिल के ऊपर, साइकिल से गिरा हुआ था। तो खैर वो मेरे साथ चले, 2-3 पुलिस वाले आए तो देखो बहुत ताज्जुब किया उन्होंने, ये क्या, ये तो पैसे पड़े हैं। बिल्कुल। तो खैर उन्हें जो फैले हुए थे उनको थैले में डाला और मुझे साथ देके उन्हें थाने में जाकर, ये 1983 की बात हो रही है? 2 की बात है, 1982 की बात है, 82 या 83 की बात, सॉरी। मैं इसलिए वसूख से कह रहा हूँ कि आगा से जब हमारी मुलाकात हुई और ये सारे मामला हमने जब देखे तो हमारे हाथ में इत्तेफाक से एक अखबार की कटिंग आ गई थी। तो आप तस्दीक करना चाह रहे हैं। और उसमें वो अमाउंट मैं आपको बता दूंगा, शायद आपको वो अमाउंट अब याद 485 4,65,000 वो अमाउंट था। और आगा ने वो अमाउंट क्या किया वो अब आगे आपको बता रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। 465 प्लस 10 के बॉन्ड थे। खैर तो 485 इसी की रकम थी। तो वो लेके हम गए मिठाधर पुलिस स्टेशन के अंदर। तो SHO रियाज कुरैशी थे उस वक्त, SHO रियाज कुरैशी। खैर हमारी किस्मत या हमारे पुलिस का, आपको पता है कि जो उनकी मेहरबानी होती है, मैं पुलिस से बड़ा शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हमारी मुहाफ़िज़ है, लेकिन मैं अपनी बात को समझा नहीं पाया कि पैसे कैसे कहाँ से किया है। तो उन्होंने मुझे कुछ देर के लिए मेहमान बना दिया। मतलब क्या आपको ऊपर डकैती का इल्ज़ाम लगा दिया, ये क्या किया उन्होंने? वो मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि ये यानी कि चाह रहे थे कि मैं अपने मुंह से बताऊं कि कहाँ से मैंने इसको उड़ाया है। ओके, यानी कहाँ से ही लेकर आया, वो आप अपनी तस्दीक करना चाह रही थी, क्या करना चाहते थे। मैं काफ़ी परेशान हो गया था, घबरा गया था। लाजिम बात है कि उस दौरान में 20 साल का एक नौजवान था, जवान था ये समझ लें। तो इसी असना के अंदर हमारी बातचीत हो रही थी, 3-4 पुलिस सामने खड़े थे और इस नज़र देख रहे थे कि कोई ताल्लुक नहीं पुलिस से, तो इसका क्या हाल होगा। और ज़िंदगी पहला इत्तेफाक हो रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर, इससे पहले कभी पुलिस स्टेशन कभी नहीं गया, देखा भी नहीं कभी। इत्तेफाक ये हुआ कि SP मेरे मेहरबान SP नियाज़ सिद्दीकी, पहले मैं इनको नहीं जानता था, वो राउंड पे निकले हुए थे। तो वहाँ से पास हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा बैठा हुआ है और कुछ SHO साहब इनसे इंटरव्यू ले रहे, बातचीत करे, क्या है। तो क्या मसला है? तो उन्होंने कहा नहीं आप जाएँ, इसको मैं निपट लूँगा, बहुत बड़ा मसला है। बोले क्या मसला है? तो कहा कि भाई इसने लगता है कि वो बड़ा हाथ मार के आया है और ये सिलसिला वगैरह। तो SP साहब पहले तो आगे बढ़ गए, फिर पलट के दोबारा आए, कहते कि इन्होंने किया है। तो मेरी शक्ल देखी, थोड़ा सा मुस्कुराया, कहे बेटे क्या किया आपने? मैंने कहा भाई ये कहते कि ये पैसे कहाँ से आप मार के लाए हो। तो मैं इनको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं पैसे मार के लाया होता तो यहाँ क्यों आता मैं कहीं और चला जाता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने फ़ौरन कहा कि ये पैसे डालो जीप के अंदर, मुझे बिठाया और लेके अपने हेडक्वार्टर लेके चले गए। वहाँ पहुँच के उन्होंने चाय पिलाई, ठंडा पिलाया, काफ़ी मुझे आराम दिया, मेरे काफ़ी हौसला मेरा माशाल्लाह बुलंद हुआ। और मुझे खुशी हुई कि हमारे पुलिस में ऐसे अफराद मौजूद हैं और होने चाहिए वाकई में।
अलबत्ता मैं रियाज कुरैशी साहब की मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मुमकिन है वो अपनी तहकीकात कर रहे थे या मुझे उनकी एक तरीका होता है रिसर्च का, तो वो कर रहे होंगे शायद। तो जब एसपी साहब ने को यकीन हो गया तो उन्होंने फ़ौरन 2-4 फ़ोन घुमाए और कहा कि आप सांस वाले देखा, थोड़ी देर में सारे अखबारी रिपोर्टर, जंग वाले, हुर्रियत वाले और कौन कौन जिस जब वो आ गए और फिर उन्होंने उनको मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि देखो इन्होंने ये पैसे मिले थे बजाय छुपाने के करने के मेरे पास यहाँ पर लेकर आया वगैरह ये वो। तो वो जो वाक़या हुआ था उस बिना पर अखबार ने काफ़ी इंटरव्यू में छापे और ख़बरें छापी और बाकायदा एसपी ने तारीफ़ी सर्टिफिकेट दिए। जी हाँ मुझे और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बाकायदा ये तारीफ़ी सर्टिफिकेट जो दिए गए और बाकायदा जो अखबार के अंदर एक रिपोर्ट आई, तो वो तमाम चीज़ें इस वक्त भी आज भी उसी तरह से लाइब्रेरी में महफूज है, उसी तरह से सब मौजूद है। नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि इंसान अगर ईमानदार हो तो रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है, सच्चाई हो तो इंसान के पीछे कोई ना कोई ताकत ज़रूर है जो उसको आके संभाल लेती है। अगर ये तो हो गया कराची का मामला। आप लॉ कर रहे थे जी, और लॉ करते करते अचानक आपने ईरान जाने का फ़ैसला, कुछ समझ में नहीं आई बात। शायद मैं ये बात कहूँगा तो कुछ लोग हंसेंगे। हुआ ये था कि मेरे फादर का जब इंतकाल हुआ था तो बहुत सारे हमारे पास मसाइल का एक पहाड़ जमा हो गया था। सबसे पहले तो ये था कि एक डेथ टैक्स, स्टेट ड्यूटी डेथ टैक्स होता उस ज़माने में होता था, वो मेरे फादर का आया था 62,08,000। फिर वेल्थ टैक्स के केसेस थे और फिर खुद हमारे किराएदारों के केसेस, लोगों ने किराएदार बंद कर दिया। मेरे फादर के इंतकाल के बाद बंद कर दिया उन्होंने देने के लिए, क्योंकि एक माहौल है हमारे कहीं जब असली जाता है और फिर उनकी औलाद होती है तो बड़ा आसानी को आपस में लड़वाने के लिए और जहाँ नाइतफ़क़ा होती है उसे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो इसी सोच के मैं बीए किया हुआ था एक्चुअली। तो मैंने फ़ौरन लॉ में इस्लामिया लॉ कॉलेज में दाखिला लिया मैंने। हमारे प्रिंसिपल थे अज़हर अली सिद्दीकी साहब, मैं उनका काफ़ी मानून है, काफ़ी मेरी उन्होंने माशाल्लाह की रहनुमाई की और मेरे वो वकील भी बन गए माशाल्लाह। अच्छा। और वकील में उनको बना दिया मैंने अपने। उनके साथ एक मैंने अटैच होकर काम मैंने किया बाकायदा और उनके साथ एक मैंने तकरीबन 34 केस लड़े। उनसे वो दूसरे भी सिद्दीकी साहब थे, 34 केस मैंने लड़े मैंने, खासकर मैं किराएदार वगैरह के। जहाँ तक इंस्टीट्यूट थी वो अल्लाह का शुक्र में कामयाब हो गया, ला के उनको तकरीबन 90,000 तक ले आया। फ्रॉम 62 लाख टू 90,000 तक ले आया, 90,000 समथिंग। इसी तरह जो वेल्थ टैक्स के थे उसमें मैंने जो हमारे WTO थे हमारे इलियास सिद्दीकी साहब वगैरह जो मुशीर उस ज़माने में ज़ियाउल हक भी थे, तो उनके साथ मैंने अपने सब कामयाब हो गया उनको समझाने के लिए हमारी क्या पोजीशन थी और क्या हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें काफ़ी हमारे केसेस उन्होंने वेव कर दिए। और चूँकि मेरी ज़बान अटक थी कि मुझे काफ़ी स्ट्रोक हो चुके, मल्टीपल स्ट्रोक हो चुके और 2 हार्ट अटैक भी हो चुके, तो मेरी ज़बान मुझे साथ नहीं देती कभी कभार। नहीं बिल्कुल। तो कोई गलती हो तो मैं नाज़रीन से माफ़ी चाहता हूँ और आप भी तो मुझे दोबारा पूछ लेना, बिल्कुल अगर समझ में नहीं है इंशाल्लाह। तो उससे फारिग हुए और फिर जो हमारे किराएदार के जो हमारे थे, तो इसमें एक ख़ास बात बताऊँगा मैं आपको कि जहाँ मैंने कहा कि आपको एक बड़ी अजीब बात लगेगी कि मैं लॉ पढ़ता भी रहा, 3 साल का हमारा कोर्स था उस ज़माने में, और मैं केस भी लड़ता रहा हमारे किराएदार के। इन 3 साल के अरसे मैंने 34 केस लड़े जिसमें 33 में मैं जीता। ये बड़े इफ्तिखार में बात करता हूँ, मेरे सब भाई बहन इस बात की गवाह देंगे और आपकी वजह से हम लोग 15 बहन भाई माशाल्लाह। लेकिन इसमें 3-4 का इंतकाल भी हो गया और जो अभी है इस बात की एक बहन का इंतकाल हो गया। और ये उसकी शहादत देंगे कि हमने 33 केस बाकायदा जीते और एक केस में हारा, वो 34वां केस था। मैंने सोचा मैं हारा क्यों, और इत्तेफाक में हारा वो केस था एक्स पार्टी, यानी जिसका मैं केस लड़ा था वो हाजिर ही नहीं हुआ। ओके, ये मैं बिल्कुल वसूख से बात कह रहा हूँ मैं। उसके अंदर मैं मेरी अपनी बात में कॉन्फिडेंट हो गया। हो जाता कभी कभार इंसान, जज ने कहा कि ये आपकी बात में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, इसको हम इसको डिसमिस करते हैं। ओके। अब मैंने बैठ के सोचा क्यों ऐसा हुआ। 33 के जिसमें पार्टियां भी थी, वकील भी थे, अल्लाह का शुक्र शॉप के भी थे, ऑफिस के भी थे, हम जीते। ये वाहिद केस के जिसके अंदर ना वकील था ना पार्टी थी, कैसे मैं हार गया। अब मैंने कहा कि खुदा ने हमें एक इशारा किया है कि इससे सबक सीखो और कुछ और काम करो।
बस ये जहन में बात आई। फिर हमने कहा कि हमें जाना चाहिए। अलबत्ता मैं शरीफ ने एक बात मैं लगा दूँ कि मैं शौक़ था खुद ही से पहले से कुरान पाक, इसलिए कि मैंने अपने फादर को जब तक हम हयात थे सोने से सोते वक्त नहीं देखा कि वो कुरान ना पढ़ रहे हो। आवाज़ बुलंद पढ़ते थे वो, उनकी आवाज़ मेरे कानों में आती थी। जब सुबह उठा देखे कुरान पढ़ रहा है। इतना हिम्मत कुरान की आवाज़ थी कि हमें वाकई में एक लगाव हो चुका था। और जब मैं 1980 में मैंने जब हज किया था तो मैंने खाने खुदा को देखकर ये मैंने 3 दुआएं मांगी थी कि मुझे एक अच्छी ज़ौजा मिल जाए, एक ऐसे फ़र्जंद मिले कि जो खादिम कुरान हो माशाल्लाह, और तीसरा कि बस एक अपनी ज़ाती दुआ थी। अभी मैं हज करके फ़ारिग हुआ और आपस में हम बैठे थे ग्रुप वगैरह, वापसी की तैयारी कर रहे थे। 1980 की बात बता रहा हूँ मैं, ये सितंबर 1980। तो हमारे एक हैदराबाद से आए हुए थे फैमिली, अकबर अली बिस्किट वाला, बहुत अच्छी फैमिली माशाल्लाह। हम लोग फ्रेंड थे, मैं उनको अकबर भाई कहा करता था। तो मैं अपनी मदर को भी हज पे लेकर गया था। तो मेरी जो सास मरहुमा, उन्होंने बात की मेरे मदर से कि भाई अगर आप कहें तो आप आके देखें, हमारी 2 बेटियां हैं। तो मेरी मदर ने कहा कि भाई हम खुद परेशान हैं मोहम्मद साहब से कि वो इतने रिश्ते उनकी वैसे आए हुए हैं लेकिन कबूल करते नहीं हैं। अभी उन्होंने वादा किया कि हज के बाद इंशाल्लाह कोई कहीं बात कर लेंगे, तो आप खुद ही मोहम्मद साहब से बात करें। तो मेरे ससुर अकबर अली, मरहूम अकबर अली, उन्होंने मुझसे बात की, कहा कि भाई साहब हमने सुना है कि भाई आप शादी के लिए इरादा करने वाले वापस जाकर। मैं कहा क्यों, ये तो जवान करूँगा शादी मिला के, इस्लाम ने कहा है आधा ईमान होता है। उसमें मेरे फ्रेंड थे ना वो। तो उन्होंने डायरेक्ट मुझसे कहा कि भाई तुम 2 शादी करो या 4 शादी करो, मुझसे डील करो, मेरी एक बेटी से शादी करो। हमारी बहुत फ्रेंडशिप थे बिल्कुल, एक मेरी बेटी से शादी करो। तो मैंने ऐसे ही कहा कि क्या तुम ये डील कर रहे हो मुझसे? इतना बिल्कुल। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। हमने हाथ मिला लिया। जब मेरी मदर को मेरी वालदा की बात पता चली, वो तो परेशान हो गई, भाई जाके देखो है नहीं क्या क्या। मैंने बस ख़त्म। फिर ये 2-4 शादी में मजाक की। मैंने कहा कि देखो अभी मैं दुआ करके, हज से पहले मैंने दुआ की, मैंने अभी हज ख़त्म हुआ तो वहाँ पर कोई सी बातें शादी वादी की बात कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। सही बात है। ये क्या इत्तफाकी दायरे को बात कर रहे हैं, ये क्या खुदा का मेरे पास इनाम नहीं है? सही बात है। एक पैगाम नहीं है? तो ये मुझे एक पैगाम मिला और इसको मैंने अवेल किया और अल्लाह का शुक्र के साथ हमारा हो गया। तो ये बाइस बनी कि हमारा कि मैंने प्रॉमिस किया था खुदा से कि मैं खादिम कुरान बनाऊंगा। जब ये केस में आ रहा, अच्छा मेरी तकरीबन 4 साल मंगनी रही। उस दौरान ये आपकी शादी हो चुकी थी जब ये केस आ नहीं, मेरी मंगनी हुई थी सिर्फ। ओके। बात पक्की हुई थी और 4 साल मेरी अंग्रेज रही है अंग्रेज में, क्योंकि मैं तो 20 साल मेरी काफ़ी उम्र कम थी। मैं चाहता कि थोड़ा सा सेटल हो जाऊँ, उसके बाद शादी करूँ। अंग्रेज में इसलिए कि जो मेरे और रिश्ते जो आ रहे थे ना, उनको एक जवाब मिल जाए कि अब हम आप बुक हो चुके हैं, ताकि आप उनको एक जवाब दे सके। तो मेरी मदर का ये था कि वो इजी हो जाए। जब मैं केस हारा, मैं लास्ट ईयर में था, फाइनल ईयर में था LLB के, और उसी ज़माने में मैंने अप्लाई किया हुआ था ऑलरेडी ईरान जाने के लिए। इत्तेफाक से मुझे लेटर आ गया ईरान से कि आप पढ़ने के लिए आ सकते हैं। अच्छा, आपने पढ़ने के लिए अप्लाई किया? मैंने अप्लाई किया, पढ़ने के लिए अप्लाई किया था। क्योंकि मैंने वादा किया था ना, और मैं समझता कि शायद वहीं मेरे लिए बेहतर था कि, क्योंकि मैंने कहा कि अगर घर से दूर रहूँगा तो आसान नहीं है। घर के अंदर क्योंकि मैं एज ए वकील आपको बताया कि लोग हमेशा मेरे पीछे लगे रहेंगे, आप ये काम करें, ये काम करें, तो यकसोसी में काम, मेरा फोकस नहीं होता। बिल्कुल सही है। और मेरे फादर ने कहा था जो काम करो फोकस करो, एक वक्त में एक घोड़े पे बैठो, एक में एक किश्ती पे बैठो, 2 पे नहीं बैठो, अब तबाह हो जाओगे। सही बात है। ठीक है ना। तो मैंने बिस्मिल्लाह किया, फाइनल इम्तिहान छोड़ा मैंने और मैं गुजर गया। तो मैंने अब तक फाइनल डिग्री नहीं ले सका मैं LLB के अंदर, और मैं आज के मैंने स्टार्ट लिया। ये मेरा बायस बना कि मैं कुरान पाक को मेरे बच्चे पे काम शुरू किया। आओ कोई सवाल करें। अब ईरान आप पहुंच गए? जी, पढ़ना शुरू किया? जी। मैं जो आपके बारे में डिटेल्स देख रहा था इंटरनेट पे, जब मैंने आग़ाए हुर्मत अली वज़ीरी लिखा तो वहाँ पर हुर्मत अली वज़ीरी के साथ जो सबसे पहला जुमला है वो बड़ा हैरत कुन था। वो लिखा था मिरेकल ऑफ कुरान।
मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा एक शख्स के नाम के साथ मिरेकल ऑफ कुरान, क्या है ये?